In previous class, we have covered in previous class we have covered converse, inverse, and contrapositive, then Boolean operators, then different timing diagrams. After that, we have covered complex Boolean expressions, then biconditional statement, then tautology and contradiction and contingency. After that, we have covered switching networks. We have seen the series connection. We have seen the parallel connections. Then in last we were on logical equivalences, right? In today's lecture, we will cover uh, laws of logic, De Morgan's law, fuzzy logic, fuzzy decision quantifier, and predicate, right? So in laws of logic, as we have seen in previous class, uh, let P, Q, and R be any three proposition. Let T denote a tautology and F a contradiction then. सो हमारे पास तीन प्रोपोजिशन थी पी क्यू आर, और टी जो डिनोट कर रहा है इन लॉस ऑफ लॉजिक के अंदर वो टोटोलॉजी को डिनोट कर रहा है, और एफ जो है वो कंट्रडिक्शन को डिनोट कर रहा है। टोटोलॉजी जो होती है हमारी ऑलवेज इट हैज़ टू वैल्यू। कंट्रडिक्शन जो होती है इट ऑलवेज हैज़ फॉल्स वैल्यू। सो इन आइडेम्पुटेंट लॉ, जब भी कोई प्रोपोजिशन हमें मिली हुई है उस सेम प्रोपोजिशन के साथ हम कंजक्शन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्रोपोजिशन ही आएगी। ये हमने देखा था। सेकंड जो है, जब भी हम किसी भी प्रोपोजिशन के साथ डिस्जंक्शन करेंगे उसी प्रोपोजिशन के साथ, तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो सेम प्रोपोजिशन ही आएगा, right? In identity law, we have seen when we apply any proposition conjunction with tautology, जब भी हम कंजंक्शन अप्लाई करेंगे किसी भी प्रोपोजिशन का टोटोलॉजी के साथ तो हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू आएगी वो सेम प्रोपोजिशन आएगी। और जब भी हम किसी भी प्रोपोजिशन का डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे कंट्राडिक्शन के साथ तो हमारे पास वो भी लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा, या आउटपुट वैल्यू जो हमारी होगी वो प्रोपोजिशन के ही सेम प्रोपोजिशन के ही इक्विवेलेंट होगी। ये आइडेंटिटी ला ये कहते हैं कि हम जब भी आप टोटोलॉजी के साथ किसी भी प्रोपोजिशन का कंजंक्शन करेंगे तब भी सेम प्रोपोजिशन आंसर में आएगा या लॉजिकल इक्विवेलेंट है। जब डिसजंक्शन करेंगे कंट्राडिक्शन के साथ तभी वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है उस सेम प्रोपोजिशन के साथ। क्लियर है? ये आप लोगों को क्लियर है? ये आइडेंटिटी लॉ में आप किसी भी प्रोपोजिशन का कंजंक्शन करेंगे टोटोलॉजी के साथ तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट है उस प्रोपोजिशन के। लेट सपोज इफ यू हैव वैल्यू true value for p for any proposition. Let's suppose we have true value for proposition p and we are applying conjunction over tautology, और हमें पता है कि tautology की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ट्रू होती है। तो जब हम कंजंक्शन अप्लाई करेंगे ट्रू कंजंक्शन ट्रू, तो वो उसका जो आउटपुट वैल्यू होगी तो टेबल में वो ट्रू ही आएगी। तो मीन्स ये हमारी प्रोपोजिशन ही की वैल्यू है। सो हम जब भी कंजंक्शन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी टोटोलॉजी के साथ तो उसकी जो आउटपुट वैल्यू आ रही है वो सेम प्रोपोजिशन आ रही है p। अगर हम लेट सपोज इफ यू हैव फॉल्स वैल्यू फॉर प्रोपोजिशन,
और उसका हम कंजंक्शन अप्लाई करते हैं ट्रू वैल्यू के साथ, टोटोलॉजी के साथ, तो फॉल्स कंजंक्शन ट्रू, इट हैज आउटपुट वैल्यू फॉल्स। तो ये भी जो फॉल्स वैल्यू है, जैसे कि हमारी प्रोपोजिशन की वैल्यू फॉल्स थी और हमने उसको टोटोलॉजी के साथ कंजंक्शन अप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू फॉल्स आई जो हमारी प्रोपोजिशन ही थी, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी लॉ वी कैन सेड इट, जब भी हम किसी भी प्रोपोजिशन का टोटोलॉजी के साथ कंट्राडिक्शन करेंगे, कंजंक्शन करेंगे, तो वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा उस प्रोपोजिशन के ही, मींस सेम वैल्यू होगी। लेट्स सपोज एज वी हैव additive identity 0, we have multiplicative identity as 1। जब भी हम किसी भी नंबर में मैथमेटिक्स के अंदर लेट सपोज अगर कोई 2 + 0 अगर हम करते हैं, जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है 0, तो हमेशा आंसर जो होगा उसका वो 2 ही होगा। 3 के साथ 0 प्लस करेंगे तो 3 होगा, 4 के साथ 0 प्लस करेंगे तो ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है 0। और मल्टीप्लिकेटिव हमारी जो आइडेंटिटी है वो 1 है। हम जब भी किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो होगा हमारा वो सेम नंबर होगा, राइट। तो हम कंजंक्शन को जो है वो बूलियन अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लिकेशन से डिनोट कर रहे होते हैं, और को हम बूलियन अलजेब्रा के अंदर एडिशन से डिनोट कर रहे होते हैं, राइट। सो व्हेन वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन बिटवीन 1 and any number, then we got the same number. So when in terms of logic, when we have the proposition and we are calculating the conjunction, we are applying the conjunction between the proposition and tautology, then we will get the same proposition, right. And in case of disjunction, when we have the proposition P and we are applying disjunction, this contradiction means here we have false value, or in case of Boolean algebra we can say that it is 0। हम 1 को 2 से डिनोट कर रहे होते हैं और false को 0 से डिनोट कर रहे होते हैं। तो और बुलियन अलजेब्रा के अंदर हम डिसजंक्शन को प्लस से 0 कर रहे होते हैं, प्लस से डिनोट कर रहे होते हैं। तो जब भी हम किसी भी नंबर का 0 में के साथ ऐड करते हैं, एडिशन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास सेम ही नंबर आता है। सॉरी। तो इन केस ऑफ डिसजंक्शन, व्हेन वी अप्लाई द प्रोपोजिशन, when we apply the disjunction between proposition and any contradiction, then we got the answer the same proposition। अगर हमारे पास इधर p की वैल्यू ट्रू हो और f की कंट्राडिक्शन की वैल्यू हमारे हमेशा फॉल्स ही होती है, सही। तो ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो ट्रू आएगी, जो हमारी प्रोपोजिशन थी। अगर हमारे पास प्रोपोजिशन की वैल्यू फॉल्स हो और उसका हम डिसजंक्शन करें कंट्राडिक्शन के साथ, क्योंकि कंट्राडिक्शन की वैल्यू हमेशा फॉल्स ही होती है, तो फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स, तो हमारे पास वैल्यू फॉल्स आएगी। So on the basis of this truth table, we can say that this law follow the कि जब हम प्रोपोजिशन का डिसजंक्शन करेंगे कंट्राडिक्शन के साथ, तो वैल्यू हमारे पास वो सेम प्रोपोजिशन ही आएगी, राइट। समझ में आए आप सब लोगों को? सही। इनवर्स लॉ, हमारे पास कोई हमें एक प्रोपोजिशन है, लेट्स सपोज पी प्रोपोजिशन है, और उसका जब भी हम उस सेम प्रोपोजिशन के नेगेशन के साथ कंजंक्शन करेंगे, तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स वैल्यू आएगी। इन केस ऑफ बुलियन अलजेब्रा वी कैन, in case of Boolean algebra we can say that this is the multiplicative inverse। let's suppose if you have a number let's suppose 2, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो 1/2 होगा। तो जब भी हम 1/2 को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो उसकी आइडेंटिटी ही आएगी, मींस 1 ही आएगा। तो इन केस ऑफ लॉजिक, व्हेन वी हैव अ प्रोपोजिशन p और हम उस प्रोपोजिशन का
उसी प्रोपोजिशन के नेगेशन के साथ कंजंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा फॉल्स वैल्यू आएगी. लेट्स सपोज इफ वी हैव ट्रू वैल्यू फॉर p, देन द नेगेशन ऑफ p विल बिकम फॉल्स. सही. अगर हमारे पास एक प्रोपोजिशन है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल. राइट. तो अब जब इन दोनों का हम जब कंजंक्शन अप्लाई करेंगे एक प्रोपोजिशन का, उसी प्रोपोजिशन की नेगेशन के साथ जब हम कंजंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा जो वैल्यू आएगी वो फॉल्स आएगी. Means in simple words, we cannot say that I am going to school and I am not going to school. तो ये एक कंट्राडिक्शन है. मीन्स ये समझ में ना आने वाली बात है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा, सिंपल लैंग्वेज में. तो जब भी इनवर्स लॉ भी यही कहता है कि आप कोई भी प्रोपोजिशन लें और उसका कंजंक्शन उस पर कंजंक्शन अप्लाई करें उसी प्रोपोजिशन के नेगेशन प्रोपोजिशन के नेगेशन के साथ, तो हमेशा वो फॉल्स होगी. And if you have false value for this proposition, अगर हम इसके लिए false value लेते हैं तो इसका नेगेशन जो होगा वो ट्रू हो जाएगा. इसी प्रोपोजिशन का जब इस पे नेगेशन अप्लाई करेंगे तो ट्रू हो जाएगा. सही. और जब इस पे हम ये कंजंक्शन अप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? फॉल्स ही आएगी. क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कंजंक्शन थ्योरी वी कैन से डेट हमारा कंजंक्शन की वैल्यू तभी ट्रू होती है जब दोनों प्रोपोजिशन की वैल्यू ट्रू हो. अदरवाइज एक की ट्रू हो एक की फॉल्स हो तो भी वो फॉल्स होता है, और दोनों की फॉल्स हो तो भी वो फॉल्स होता है. राइट. फिफ्थ वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट. So the sixth one is saying when we apply the disjunction between the proposition and its negation, then we always got the value true value. We always got the true value. Means if we have true value for p, and then the negation, if we have false value for p, then the negation of p will become true. And this disjunction between the false value and true value will be true. And we have the true value for p, then the negation will become false, and the disjunction between the true value and false value will be true. So we can say that when we apply the disjunction between the proposition and over its negation, then we will always get the true value. Right. At number 7 we have domination law. Domination law said it tautologies dominate over our proposition. मीन्स हमारी जो टोटोलॉजी है वो डोमिनेंट है हमारी प्रोपोजिशन के ऊपर. जब भी हम डिसजंक्शन अप्लाई करेंगे किसी भी प्रोपोजिशन का टोटोलॉजी के साथ, तो हमेशा जो आंसर होगा या वैल्यू आउटपुट वैल्यू होगी वो हमारी ट्रू ही होगी. इन केस अगर हम p की वैल्यू ट्रू रखते हैं और टोटोलॉजी की वैल्यू जैसे हमें पता है कि हमेशा ट्रू ही होती है, तो ये ट्रू डिसजंक्शन ट्रू विल बी ट्रू. और अगर हम प्रोपोजिशन की वैल्यू फॉल्स रखते हैं और हमें पता है कि टोटोलॉजी की वैल्यू हमेशा ट्रू ही होती है, तो फॉल्स डिसजंक्शन ट्रू विल बी ट्रू. राइट. In case of conjunction, if we have a proposition with contradiction, then if we have a value true value for p, and as we know that the value of contradiction is always remains the false. So true conjunction false will be false, and false conjunction false will be false. So the contradiction is in case of conjunction the contradiction is dominant over proposition. In case of disjunction the tautology is dominant over proposition. Right. Up to here it is clear to all of you? In commutative law,
we can write P conjunction Q, it is logically equivalent to Q conjunction P. In case of if we are taking any example of Boolean algebra, we can say that if we multiply 2 by 3, 2 multiply by 3, or if we write 3 multiply by 2, then in both cases we will get the answer 6. So in commutative law we can say that P conjunction Q is logically equivalent to Q conjunction P. And in case of disjunction, if we are applying P disjunction Q, it is logically equivalent to Q disjunction P. Means uh, uh, if we are doing 2 plus 3 or 3 plus 2, then in both condition we will get the answer 5. So we can say that on the basis of this, that P disjunction Q is logically equivalent to Q disjunction P, and this is the our uh, commutative law. यहाँ तक क्लियर है आप सब लोगों को? Are you listening to me or not? So in next slide we have double negation. If you have a simple proposition like I am going to school, this is our simple proposition. Right? Then in double negation now, we have to apply a negation over the proposition, and then we have to again negate the same proposition. Then we got the answer, the same proposition. For example, if we have a proposition I am going to school, the negation of this proposition will be I am not going to school. And again, if we are applying negation over this proposition I am not going to school, पर हम again अगर negation लगाएंगे तो it will become I am going to school. So this is what we have taken first. This is what we have taken the same proposition initially, right? Double negation में let's suppose if you have for example if you have a number -2, if you have a number 2 means a is equal to 2, a is equal to 2. So negation of this will be become -2, and then negation of this will be become 2. So this is the same we have taken initially, right? So डबल नेगेशन कहता है हमें कि आपने किसी भी प्रोपोजिशन के ऊपर नेगेशन अप्लाई किया एंड देन अगेन नेगेशन अप्लाई किया, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सेम प्रोपोजिशन होगी जो आपने इनिशियली ली थी. तो ये डबल नेगेशन ऑफ P इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P, राइट? In associative law, P conjunction Q conjunction R is logical equivalent to P conjunction Q conjunction R. Means associative law में आप पहले भले ये सोल्व कर रहे हैं, उसके बाद मतलब हमने पहले Q conjunction R सोल्व किया, उसकी जो वैल्यू आई उसका हमने कंजंक्शन किया P के साथ, राइट? और सेकंड साइड पर अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पहले P कंजंक्शन Q सोल्व किया और उसका कंजंक्शन उसकी जो वैल्यू थी उसका कंजंक्शन किया R के साथ, तो इट विल रिमेन द सेम और इट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट. दोबारा रिपीट करता हूँ कि हमने पहले P कंजंक्शन R को सोल्व करें और उसके बाद उस जो आउटपुट वैल्यू आई Q कंजंक्शन R की और Q कंजंक्शन R की जो वैल्यू आई उसका कंजंक्शन करें P के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी या इक्वल वैल्यू होगी ट्रुथ टेबल के अंदर, कि पहले हम P कंजंक्शन Q को सोल्व करें और उसके बाद उसका कंजंक्शन करें R के साथ. तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है कि अगर हम पहले इसको सोल्व कर लें उसके बाद इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म करें, या पहले इसको सोल्व कर लें उसके बाद R के साथ परफॉर्म करें, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता. इन केस ऑफ डिसजंक्शन इट विल रिमेन द सेम, कि पहले हम जो है Q डिसजंक्शन R सोल्व करें और फिर डिसजंक्शन करें उसका P के साथ,
और अगर हम P डिसजंक्शन Q सोल्व करें पहले और उसका डिसजंक्शन करें R के साथ, in both cases we will get the same answer, right? Distributive law, one thing to note over here is, here we have the same sign, means in bracket we have conjunction operator, and out of the bracket we also have the conjunction operator, and here we have the disjunction operator, and out of the bracket we also have the disjunction operator. So in this case we are applying associative law over here. तो एसोसिएटिव लॉ में हम पहले Q कंजंक्शन R सोल्व करें और उसका कंजंक्शन फिर अप्लाई करें P के साथ, तो जो वैल्यू आएगी वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगी कि पहले हम P कंजंक्शन Q सोल्व करें और उसका कंजंक्शन करें R के साथ। तो इन बोथ केसेस वी हैव द सेम वैल्यू, और इन केस ऑफ डिसजंक्शन पहले हम Q डिसजंक्शन R सोल्व करें और फिर उसका डिसजंक्शन करें P के साथ, तो जो आउटपुट वैल्यू होगी इट विल बी इनटू टेबल, इट विल बी इक्वल टू, हम Q P डिसजंक्शन Q सोल्व करें पहले और उसका फिर डिसजंक्शन करें R के साथ, तो इस वे में सोल्व करें, इस वे में सोल्व करें, इन बोथ केसेस वी हैव द सेम वैल्यू in associative law. In associative law, inside the bracket and outside the bracket we have the same operation or Boolean operator, but in distributive law, in bracket we have different Boolean operator, and outside the bracket we have different Boolean operator. Here we have conjunction, and inside the bracket, outside the bracket we have conjunction, and inside the bracket we have disjunction. So in distributive law it will also logically equivalent कि पहले हम जो है Q disjunction R सोल्व करें, इसकी जो आउटपुट वैल्यू आएगी उसका फिर हम कंजंक्शन करें P के साथ, या हम इसको ऐसे सोल्व करें कि हम लेट सपोज P को डिसजंक्शन करें Q के साथ और P को डिसजंक्शन करें R के साथ, P को कंजंक्शन करें Q के साथ और P को कंजंक्शन करें R के साथ, और अब ये दोनों, इन दोनों की जो आउटपुट वैल्यू आएगी उसका हम डिसजंक्शन करें, तो वो सेम वैल्यू होगी P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R की, मींस ये लॉजिकल इक्विवेलेंट होगी, या ट्रूथ टेबल में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसको पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी, राइट? And if we have disjunction over conjunction, here we have conjunction over disjunction, here we have disjunction over conjunction. So here we have to first calculate the, हम पहले यहाँ पे Q कंजंक्शन R सोल्व करें और उसका डिसजंक्शन करें P के साथ, और या हम सिंपली P डिसजंक्शन Q पहले सोल्व कर लें और P डिसजंक्शन R सोल्व कर लें, और फिर उन दोनों को इन दोनों की जो वैल्यू आएगी उसका कंजंक्शन करें, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होगा P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R के, राइट? मींस ट्रूथ टेबल में इसकी वैल्यू जो होगी, ओवरऑल इसकी वैल्यू जो होगी वो ओवरऑल इसकी वैल्यू के इक्वल होगी, राइट? In De Morgan's law, we have a expression P conjunction Q, and whole we have negation. So it is logically equivalent to, we have separate negation with P, and when we apply the negation over here, then this conjunction will become the disjunction and negation with Q. Right, I will send to you the link or send you the lecture. So in De Morgan law, हम किसी नेगेशन अप्लाई करें P कंजंक्शन Q, इस ओवरऑल ब्रैकेट के ऊपर जब हम नेगेशन अप्लाई करेंगे तो सेपरेटली वो लॉजिकल इक्विवेलेंट होगा सेपरेट उस प्रोपोजिशन के, डिसजंक्शन विद नेगेशन विद अनदर प्रोपोजिशन, एंड
when we have a disjunction between these two proposition, and if we apply negation over this whole bracket, then it will become it will be logically equivalent to negation p disjunction conjunction negation q. मीन्स ये जो डिसजंक्शन होगा वो कंजंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? अप टू हियर इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Next we have implication conversion law. Implication conversion law said it P implies Q is logical equivalent to negation P disjunction Q. With the help of truth table, we will see either it is logical equivalent or no, right? So for P we have for P we have four values: true, true, false, false. For Q we have four values: true, false, true, false. So first we calculate the negation P. So the negation P will be, here we have true, it will become false. Here we have true, it will become false. Here we have false, it will become true. Here we have false, it will become true, right? We simply apply the negation over P. Then we have to calculate the right hand side, P implies Q. So P implies Q. We apply the simple amplification over these two proposition. So after applying implication sign, true, true, when this is the hypothesis. In case of implication, as we seen, the one is called the hypothesis and the another one is called the conclusion. So over here for hypothesis we have true value, for conclusion we have true value, so implication of this will be true. When we have the false value for conclusion and true value for hypothesis, this is the only condition when we have the implication false, right? And if we have false value for hypothesis and true value for conclusion, then it will be true value. And when we have the false value for hypothesis and false value for conclusion, it will become the true, right? So this is the value of right hand side, P implies Q, right? Now we have to calculate negation P disjunction Q. Negation P is, as we have calculated over here, negation P is false, false, true, true, and we have to calculate it now. Negation P disjunction Q, means we have to calculate it disjunction between negation P and Q. So in disjunction, when we have at least one value true, then we got the answer true. In case in disjunction we have only one condition, then both propositions are false, then we have the false value, right? So the disjunction between minus P disjunction Q will be true, false will be true, false, false, disjunction will be false, true, true, disjunction will be true, and true, false, disjunction will be true. So on the as we can see that on the basis of this two last column, the fourth column, and on the basis of fifth column, we can see that this both column have the same truth values: true, true, false, false, true, 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 right? So on the basis of this truth table, we can say that, or we are proving over here, P implies Q is logical equivalent to negation P disjunction Q, right? It is clear to all of you up to here? In further slides, we will see the practical example of all of these.
on the basis of I am just on the basis of truth table, I am proving over here that this both right hand side and left hand side are logical equivalent, right? So let's move. Contrapositive law. uh, when when we were studying implication, uh, we have studied the converse, inverse and contrapositive. सो वहाँ पे हमने देखा था कि P implies Q का जो कंट्रापोजिटिव होता है वो नेगेशन Q implies नेगेशन P होता है, सही। तो इन कंट्रापोजिटिव में हमें ये कंट्रापोजिटिव लॉ में हमें ये लॉजिकली प्रूव करना है कि आइदर दिस बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंट और नॉट, राइट। सो here we have here we have four value for proposition P: true, true, false, false. For proposition Q, we have true, false, true, false. Now we are calculating over here true implication. P implies Q. So जब भी हम implication को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक ये कंडीशन होती है जिसमें हमारा हाइपोथेसिस ट्रू हो और हमारा कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो, तो उस केस में हमारी जो वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी। अदरवाइज इन रिमेनिंग थ्री कंडीशन इट विल बी ट्रू, राइट। सो व्हेन वी कैलकुलेट द implication between P and Q, so P have true value and Q also have true value, then the implication will be true. Here we have hypothesis true and conclusion false, then the value is false. Here we have hypothesis false, conclusion true, so we have true value for implication. Here we have both false value, then the implication value will be true, right? So in third column we have calculated the right hand side, right? In fourth column we are simply applying the negation over Q, and in fifth column we are simply applying the negation over P. So the negation Q will become here we have true value, so the negation will be false. Here we have true value, the negation will be true. Here we have true value, the negation will be false, and here we have false value, so negation will be true. Now we are calculating negation P. So here we have true value, the negation will be false. Here we have true value, negation will be false. Here we have false value, the negation will be true. And here we have false value, the negation will be true, right? So in last we have to calculate negation Q implies negation P, means we have to calculate the implication between. Now we have to calculate the simple implication between negation Q and negation P. And as we noted, on the basis of implication, when we have conclusion false, then we and hypothesis true, in this condition we have false, otherwise we have all the values true. So this is false implies false, it will be true. Here we have hypothesis false, conclusion false, hypothesis true, conclusion false, so the output value will be false. Here we have hypothesis false, conclusion true, then the output value is true, and here we have true value for both conclusion and hypothesis, then the output value is true. So on the basis of this last column, in this column we can see that this both column are identical or have the same value. This